एनायनिक गैप बड़ा आसान है। एनायनिक गैप को समझना, एनायनिक गैप समझने से पहले हमें क्या चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो है कि हमारे पास बॉडी में कौन कौन से कैटाइंस होते हैं और कौन कौन से एनाइंस होते हैं। कैटाइंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर्ड कैटाइंस और एक होता है अनमेजर्ड कैटाइंस। इसी तरीके से एनाइन भी दो होते हैं हमारे पास, एक होता है मेजर्ड एनाइंस और एक होता है अनमेजर्ड एनाइन। ठीक है। मेजर्ड कैटाइंस वो होते हैं जो कि हमारे पास बॉडी की जो टोटल कैटाइंस है उनमें 90 टू 95% कंट्रीब्यूट करें, यानी कि बॉडी के टोटल कैटाइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो होते हैं हमारे पास मेजर्ड कैटाइंस, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो कि 95% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और इनकी वैल्यू को हम लेबॉर्ट्री के अंदर कैलकुलेट भी करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना मेजर्ड एनाइंस हैं वो हमारे पास कौन से वो हैं, हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस और क्लोराइड आइंस, ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं 80% ऑफ द टोटल एनाइंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी एनाइंस हैं उसका 80% ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास अब रिमेनिंग रह जाते हैं अनमेजर्ड कैटाइंस, वो हमारे पास 5% होते हैं, जो कि डिफरेंट हमारे पास है ना ग्लोबुलिन्स वगैरह भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स जो कि है ना जैसे कि एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज वगैरह रखती हैं, या दूसरे हमारे पास कैटाइंस हो जाते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह। तो ये इनको हम इतना ज़्यादा मेजर नहीं करते लेबॉर्ट्री की बेसिस पे। और अनमेजर्ड एनाइंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड सर्टेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन वगैरह। ठीक है। अब एनायनिक गैप एक्चुअली हमारे पास मेजरमेंट होती है किसकी, अनमेजर्ड एनाइंस की। ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू देता है, अनमेजर्ड एनाइंस की वैल्यू देता है। अब हम एनायनिक गैप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, एनायनिक गैप को हम इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसकी वैल्यू को देखकर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो एसिडोसिस या अल्कोलोसिस हो रही है तो वो किस टाइप की है। अगर हमारे पास एनायनिक गैप बढ़ रहा है तो, और एनायनिक गैप बढ़ रहा है और हमारे पास एसिडोसिस भी हो रही है, और अगर एनायनिक गैप बढ़ रहा है तो उससे क्या हमारे पास अल्कोलोसिस भी हो रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि एनायनिक गैप के बढ़ने से अगर हमारे पास एसिडोसिस हो रही है तो क्यों एसिडोसिस हो रही है, और अगर हमारे पास एनायनिक गैप बढ़ने से अल्कोलोसिस हो रही है तो क्यों अल्कलॉसिस हो रही है, और अगर हम और हमारे पास कब एनायनिक गैप जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए हम एनायनिक गैप पढ़ते हैं कि एसिडोसिस अल्कलॉसिस के अंदर इसका रोल आता है, कि जब ये बढ़ जाती है तो इसका रोल आता है अल्कलॉसिस और एसिडोसिस में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं एनायनिक गैप को। ठीक है। अब अब हमें देखना है कि ये एनायनिक गैप की वैल्यू जो है वो कैसे बढ़ती है और कम होती है। अगर हमारे पास एनायनिक गैप की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, और अगर हमारे पास एनायनिक गैप की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा। अगर एनायनिक गैप की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक के मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस और एक के मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एनायनिक गैप की वैल्यू बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज नेगेटिवली चार्ज ऑफ प्रोटीन्स, और है ना डिक्रीज और वी कैन से डिहाइड्रेशन इन प्लाज्मा, अगर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि जो सर्टेन एच पॉजिटिव आइंस वगैरह चीज़ें हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएं। ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज चीज़ें जो होती हैं जैसे प्रोटीन्स, फॉस्फेट्स वगैरह, इनका काउंट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो रही है। क्यों अल्कलॉसिस हो रही है, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो रही है, क्योंकि इससे हम है ना प्लाज्मा के अंदर जो है सर्टेन एच पॉजिटिव आइंस वगैरह थे जो कि एसिडिटी कॉज कराते थे वो हमारे पास निकल गए। तो इस जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास फॉस्फेट, सल्फेट्स वगैरह ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है और मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो रही है। अभी सिर्फ वर्ड दिमाग में रख लो कि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो रही है। ठीक है। इसका डिटेल हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास है ना ये कोई और रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज कोई और अनमेजर्ड नेगेटिवली चार्ज कोई और रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि है ना डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटस से क्या होगा कि हमारे पास बॉडी को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा। बॉडी को अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि फैटी एसिड्स और दूसरे वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करेगा, जिससे हमारे पास फैटी एसिड्स बनेंगे, और डिफरेंट सब्सटेंसेस की है ना मेटाबॉलिज्म करेगा, जिससे हमारे पास लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड और सर्टेन डिफरेंट एसिड्स बनना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास बॉडी के अंदर एसिड्स की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये एसिड्स जो है ना वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, और हमारे पास क्या करेंगे कि ये एसिड्स जो है हमारे पास एनायनिक गैप बढ़ा तो देंगे, लेकिन इस दफ़ा क्या करा रहे हैं, इस दफ़ा ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये एनायनिक गैप डिक्रीज़ हो जाए, एनायनिक गैप डिक्रीज़ कैसे होगा कि हम अनमेजर्ड कैटाइंस जो हैं वो इंक्रीज़ करा दें। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हम लिथियम से है ना बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करा दें, मैग्नीशियम इंक्रीज़ करा दें, या हमारे पास है ना पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल है ना प्रॉब्लम हो जाए। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मोनोक्लोनल में ये होता है कि प्लाज्मा सेल ख़राब हो जाएं,
और वो एक टाइप की एंटीबॉडीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करा दें। याद रखना कि एंटीबॉडीज़ वो वाहिद प्रोटीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैरी रखती हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि बॉडी के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास एनायनिक गैप डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मोनोक्लोनल का मैंने बता दिया एक टाइप की एंटीबॉडी, और पॉलीक्लोनल का मतलब होता है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ वो प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा और एनायनिक गैप डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जो उसमें एक कॉज लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर इसको हमें डिक्रीज़ कराना है एनायनिक गैप को, तो हम कैसे डिक्रीज़ करा दें कि हम अनमेजर्ड एनाइंस को डिक्रीज़ करा दें। जो हमारे पास अनमेजर्ड एनाइंस हैं उनको डिक्रीज़ करा दें। अब ये अनमेजर्ड एनाइंस जो हैं वो कैसे डिक्रीज़ होंगे कि हमारे पास किडनी ख़राब हो जाए, जिसकी में से क्या हो कि हमारे पास एल्बुमिन जो है वो है ना फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाना शुरू हो जाए, यानी कि एल्बुमिन बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाए। वैसे तो एल्बुमिन फ़िल्टर नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास एल्बुमिन फ़िल्टर होना चले जाए, बॉडी के प्लाज्मा में से एल्बुमिन निकलना शुरू हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि एनाइंस की वैल्यू जो है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और कैटाइंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास एनायनिक गैप की वैल्यूज़ कम कैसे हुई। हमारे पास एनायनिक गैप की वैल्यू कम हुई बाय इंक्रीजिंग अनमेजर्ड कैटाइंस एंड बाय डिक्रीजिंग अनमेजर्ड एनाइंस। ठीक है, अनमेजर्ड एनाइंस कैसे डिक्रीज़ हुए कि हमारे पास एल्बुमिन की कंसनट्रेशन हमने कम कर दी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई वो है हाइपोनाट्रेमिया। इसको कहते हैं कि हमारे पास सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाना ब्लड के अंदर। अब सोडियम की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर कैसे कम होगी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो प्लाज्मा के अंदर आ जाए, इतना ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड के अंदर पानी आ जाए कि प्रोटीन्स भी कम हो जाएं और हमारे पास सोडियम की कंसनट्रेशन भी जो है वो भी कम हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास है ना वो जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो हमारे पास निकल जाएंगे और है ना वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास अनमेजर्ड एनाइंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है।